ये जगह डेथ वैली सिर्फ नाम सुनकर ही सिहरन सी उठ जाती है ना? ये नाम इसे मुश्किलों से मिला है, हर मुश्किल से लड़कर बचने से मिला है। सोचो, आप उन पहले लोगों में से एक हो जो गलती से इस बड़े धूप से तपते कड़ाहे में आ गए। आप सोच रहे होंगे, हे भगवान, मैं कहां आ गया? ये कमजोर दिल वालों के लिए जगह नहीं है, ये तो पक्का है। यहाँ की कहानियां सच्ची हैं और इंसान की जबरदस्त हिम्मत की दास्तान सुनाती हैं। ये एक्सट्रीम्स की जमीन है, जज्बे और शरीर की सच्ची परीक्षा। इस वैली की एक पहचान है, एक डरावनी पहचान, और ये बिल्कुल सही है। इसे इतना ड्रामेटिक नाम कैसे मिला? खैर, किसी मार्केटिंग वाले ने ये नाम नहीं रखा, मैं ये तो बता सकता हूं। ये उन लोगों के मुंह से निकला जो मुश्किल से जिंदा बच पाए। जरा सोचो, पायनियर्स का एक ग्रुप लगभग टूट चुका था, आखिर में इसके चंगुल से निकल पाया। उनमें से एक ने इस क्रूर खूबसूरत लैंडस्केप को पीछे मुड़कर देखा और कहा, गुड बाय डेथ वैली। यहीं से ये लेजेंड शुरू हुआ। ये कुदरत की ताकत की एक साफ याद दिलाता है, और अगर आप तैयार नहीं हैं तो चीजें कितनी जल्दी बिगड़ सकती हैं। ये वैली गलतियों को आसानी से माफ नहीं करती। शुरुआती कहानियां तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। प्रोस्पेक्टर्स, एक्सप्लोरर्स, एडवेंचरर्स सब कुछ न कुछ खोजने आए थे। कुछ को दौलत मिली, लेकिन कईयों को सिर्फ निराशा या इससे भी बुरा मिला। उन्हें झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ा। मीलों तक पानी नहीं था, और एक ऐसा लैंडस्केप जो आपको भ्रमित करने और फंसाने के लिए ही बना था। ये सिर्फ कैंपफायर की कहानियां नहीं थीं, ये जानलेवा संघर्षों के असली किस्से थे। हर कैनियन, हर नमक का मैदान सर्वाइवल की कहानी फुसफुसा सकता था, या किसी ऐसे की जो बच नहीं पाया। ये एक शक्तिशाली, विनम्र जगह है। तो जब हम डेथ वैली की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक रेगिस्तान से ज्यादा की बात कर रहे होते हैं। हम एक लेजेंड की बात कर रहे होते हैं, एक ऐसी जगह जिसने पीढ़ियों से इंसानों को उनकी हद तक परखा है। ये एक कुदरती अजूबा है, हाँ, लेकिन ये एक जबरदस्त दुश्मन भी है। इसके खतरों को समझना, इसकी कठोर सुंदरता को समझने की कुंजी है। ये इज्जत मांगता है। और अगले कुछ सेक्शंस में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या चीज इस जगह को हमारे ग्रह के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में से एक बनाती है। तैयार हो जाइए। 1850 के दशक में एक शब्द ने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी, सोना। कैलिफोर्निया में सोने की एक बड़ी खोज की खबर आग की तरह फैल गई। अचानक हर कोई इसमें शामिल होना चाहता था। किसान, दुकानदार, एडवेंचरर्स, हर तबके के लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने अपना सामान पैक किया, अपने परिवारों को अलविदा कहा और पश्चिम की ओर चल पड़े। उन्होंने अमीर बनने का सपना देखा, ऐसी दौलत खोजने का जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। ये एक जबरदस्त जुआ था, उम्मीद और सोने के चमकते वादे से प्रेरित एक बड़े पैमाने पर माइग्रेशन। इनमें से कई अनुभवी एक्सप्लोरर्स नहीं थे, वे आम लोग थे। कैलिफोर्निया गोल्ड रश के उत्साह में फंसे हुए थे। पश्चिम की यात्रा क्रूर थी। उन्हें खतरनाक माउंटेन्सों, विशाल खाली मैदानों और भोजन और पानी खत्म होने के लगातार खतरे का सामना करना पड़ा। तब कोई मोटरवे या आरामदायक होटल नहीं थे। ओह नो, ये वैगन, घोड़े या यहाँ तक कि सिर्फ उनके अपने दो पैर थे, हर कदम पर मौसम से लड़ते हुए। फिर भी सोने का लालच इतना मजबूत था कि इसने उन्हें आगे बढ़ाया, अविश्वसनीय जोखिमों के बावजूद। पश्चिम के मुख्य रास्ते पहले से ही कठिन थे, लेकिन कुछ समूह गोल्डफील्ड्स तक तेजी से पहुंचने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने शॉर्टकट की तलाश की। यहीं से डेथ वैली के साथ हमारी कहानी सच में आकार लेने लगती है। 1849 के अंत में इन गोल्ड सीकर्स के एक समूह को, जिन्हें बाद में लॉस्ट ऑन्टाइनर्स के नाम से जाना गया, एक तेजी से रास्ते की अफवाहें सुनाई दी। एक रास्ता जो कथित तौर पर यात्रा में हफ्तों, यहां तक कि महीनों की बचत करता था। सोने तक तेजी से पहुंचने का यही सोच थी। उन्हें शायद ही पता था कि ये शॉर्टकट उन्हें पृथ्वी पर सबसे दुर्गम स्थानों में से एक में ले जाएगा। ये मानव महत्वाकांक्षा और प्रकृति की कच्ची शक्ति का एक क्लासिक किस्सा है। वे एक सपने का पीछा कर रहे थे, एक सुनहरा सपना, लेकिन वे एक बुरे सपने में कदम रखने वाले थे। धन की इच्छा एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकती है, कभी कभी लोगों को आगे के खतरों के प्रति अंधा कर देती है। ये चॉडनेनर्स बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्थापित रास्तों को छोड़ने का उनका फैसला, उनकी हिम्मत, उनके संकल्प और जीने की उनकी इच्छा को परखेगा। उनकी कहानी अज्ञात के खतरों में एक साफ सबक है। तो ये ग्रुप लॉस्ट ऑन्टाइनर्स, वे मुख्य पश्चिमी रास्ते से अलग हो गए। वे एक ऐसे नक्शे का पालन कर रहे थे जो कम से कम कहें तो खतरनाक रूप से गलत था। उन्हें लगा कि वे चालाक बन रहे हैं, कैलिफोर्निया के सोने तक पहुंचने का एक तेज रास्ता ढूंढ रहे हैं।
इसके बजाय वे सीधे डेथ वैली के बेरहम आलिंगन में जा फंसे। उनकी हैरानी की कल्पना करो। वे एक शॉर्टकट की उम्मीद कर रहे थे, न कि एक धूप से झुलसे पानी रहित जाल की। वैली का फर्श गर्मी से चमक रहा था और उनके चारों ओर के माउंटेन्सों से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उम्मीद तेजी से कम हो गई होगी। उनकी हालत अविश्वसनीय रूप से तेजी से खराब हो गई। बैल, जो उनकी वैगनों को खींचने के लिए जरूरी थे, प्यास और थकावट से मरने लगे। भोजन की आपूर्ति खतरनाक रूप से कम हो गई। पानी, जो रेगिस्तान में सबसे कीमती चीज है, लगभग नहीं के बराबर था। छोटे छोटे समूह अलग हो गए, बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते खोजने की कोशिश कर रहे थे, पानी या मदद पाने की उम्मीद में। यह अराजकता और बढ़ती निराशा का दृश्य था। हर दिन जीवन के लिए एक लड़ाई थी, एक ऐसे बेरहम सूरज के नीचे जो कोई दया नहीं दिखाता था। यह अब सोने का बुखार नहीं था, यह जीवन के लिए एक लड़ाई थी। लॉस्ट एंटाइनर्स की कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। उन्होंने अपनी वैगनों को अपने मरते हुए बैलों से मांस को स्मोक करने के लिए जला दिया। उन्होंने झुलसाने वाले कैनियन में पानी की तलाश की, अक्सर कुछ भी नहीं बल्कि और बुरी खबर के साथ लौटते थे। पार्टी के कुछ सदस्य अत्यधिक परिस्थितियों के कारण मर गए। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ते रहने के लिए आवश्यक मानसिक दृढ़ता लगभग अकल्पनीय है। वे खो गए थे, भूखे थे और एक ऐसे लैंडस्केप से घिरे थे जो सक्रिय रूप से दुश्मन लग रहा था। यह सर्वाइवल अपने सबसे क्रूर, सबसे कच्चे रूप में था। समूह के दो युवा विलियम लुइस मैनली और जॉन रोजर्स एक अविश्वसनीय रूप से बहादुर मिशन के लिए स्वेच्छा से आगे आए। उन्होंने अकेले वैली से बाहर निकलने का फैसला किया, खतरनाक पनामेंट माउंटेन्सों के ऊपर से मदद और आपूर्ति खोजने के लिए। यह लगभग आत्मघाती काम था। उन्हें सैकड़ों मील के अज्ञात शत्रुतापूर्ण क्षेत्र का सामना करना पड़ा। उनके साथी पीछे छूट गए, केवल इंतजार और प्रार्थना कर सकते थे। पूरे समूह का भाग्य इन दो साहसी लोगों के कंधों पर टिका था। उनकी यात्रा धीरज का एक पौराणिक कारनामा है। मैनली और रोजर्स हर मुश्किल के बावजूद कामयाब रहे। उन्होंने लगभग 1 महीने तक यात्रा की, अविश्वसनीय कठिनाइयों का सामना किया और आखिर में कैलिफोर्निया में एक स्पेनिश शैली के खेत में पहुंचे। उन्हें जरूरी सामान मिला, भोजन, पानी और यहां तक कि कुछ खच्चर भी। फिर अविश्वसनीय रूप से वे वापस मुड़े और उन लोगों को बचाने के लिए डेथ वैली में वापस चले गए जिन्हें वे पीछे छोड़ आए थे। इसमें एक खास तरह की हिम्मत लगती है। मैं आपको बता दूं, उस भट्टी का फिर से सामना करना, यह जानते हुए कि वहां क्या क्या भयानक चीजें उनका इंतजार कर रही थीं, सच में वीरता का काम है। जब मैनली और रोजर्स आखिरकार फंसे हुए पायनियर्स के पास लौटे तो कईयों ने उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ तो पहले ही मर चुके थे। बचाव दल को बचे हुए परिवार कमजोर, दुबले पतले लेकिन जिंदा मिले। राहत जबरदस्त रही होगी। जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे बचे हुए लोगों को वैली से बाहर निकाला, कहा जाता है कि पार्टी के एक सदस्य ने उस भयानक बेरहम लैंडस्केप को पीछे मुड़कर देखा और वो मशहूर शब्द कहे, गुड बाय डेथ वैली। और इस तरह वैली को उसका नाम मिला, जो उनके दुख और उनके अंतिम सर्वाइवल का प्रमाण था। लॉस्ट एंटाइनर्स की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना से कहीं ज्यादा है। ये इंसान के लचीलेपन की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ये दिखाती है कि जब लोगों को उनकी हद तक धकेल दिया जाता है तो वे क्या क्या करने में सक्षम होते हैं। उन्होंने भूख, पानी की कमी और ऐसी उजाड़ जगह में खो जाने के भारी मनोवैज्ञानिक बोझ का सामना किया। फिर भी बहादुरी, निस्वार्थता और जीने की अटूट इच्छा के कामों ने उनमें से कईयों को बचा लिया। ये एक ऐसी कहानी है जो डेथ वैली की पहचान के ताने बाने में घूंटी हुई है। उनकी परीक्षा इस अनोखे वातावरण के अत्यधिक खतरों को उजागर करती है। ये ऐसी जगह नहीं है जहां आप बिना तैयारी के भटकते फिरे। एंटाइनर्स ने वो सबक सबसे मुश्किल तरीके से सीखा। उनका अनुभव भविष्य के यात्रियों के लिए एक चेतावनी भरी कहानी बन गया। वैली के बेरहम स्वभाव के बारे में एक साफ चेतावनी, लेकिन इसने अमेरिकी पश्चिम की किंवदंतियों में डेथ वैली की जगह भी पक्की कर दी। एक भयानक सुंदरता और अविश्वसनीय मानवीय नाटक की जगह। यह सच में महाकाव्य कहानियों की भूमि है। डेथ वैली सिर्फ सपाट और गर्म नहीं है, इसकी भूगोल बिल्कुल ही शानदार है। एक असली भूविज्ञानी का खेल का मैदान। यह पूरा इलाका उस चीज का हिस्सा है जिसे बेसिन और रेंज प्रांत कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की परत के विशाल ब्लॉक अलग हो रहे हैं। कुछ ब्लॉक नीचे गिरते हैं, घाटियां या बेसिन बनाते हैं, जबकि अन्य ऊपर की ओर झुकते हैं, जिससे पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। डेथ वैली इसका सबसे गहरा,
सबसे नाटकीय उदाहरणों में से एक है। वैली का फर्श लाखों सालों से धंस रहा है, जबकि दोनों तरफ के पहाड़ ऊपर की ओर उठ रहे हैं। पश्चिम में विशाल पनामिंट रेंज है, जो टेलीस्कोप पीक पर 11,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची है। फिर पूर्वी तरफ अमरगोसा रेंज है, जिसमें ब्लैक माउंटेन्स, ग्रेपवाइन माउंटेन्स और फ्यूनरल माउंटेन्स शामिल हैं। मजेदार नाम है ना? ये ऊंची माउंटेन्सियां एक जबरदस्त बाधा पैदा करती हैं। वे वैली में गर्मी को फंसा लेती हैं और वे एक रेन शैडो प्रभाव भी पैदा करती हैं। प्रशांत महासागर से आने वाली नम हवा को इन माउंटेन्सों पर चढ़ना पड़ता है। यह ठंडी हो जाती है और अपनी बारिश पश्चिमी ढलानों पर गिरा देती है, जिससे डेथ वैली के लिए बहुत कम नमी बचती है। इस सब भूगर्भीय क्रिया का परिणाम अविश्वसनीय विरोधाभासों का एक लैंडस्केप है। आपको सबसे कम ऊंचाई पर विशाल चमकते हुए नमक के पैन मिलेंगे, माउंटेन्सों से होकर कटते हुए पथरीले कैनियन और विशाल जलोढ़ पंखे, जहां सदियों से ऊंचाइयों से मलबा बहकर आया है। इसका विशाल पैमाना, ईमानदारी से कहूं तो, सांस रोक देने वाला है। ये एक लंबी संकरी खाई है जो लगभग 140 मील तक फैली हुई है और चौड़ाई में कुछ मील से लेकर 15 मील तक बदलती रहती है। यह एक ऐसी भूमि है जिसे अकल्पनीय समय सीमा पर विशाल शक्तियों द्वारा गढ़ा गया है और यह अभी भी बदल रही है। डेथ वैली बनाने वाली फॉल्ट सिस्टम अभी भी सक्रिय है। अर्थक्वेक्स, हालांकि अक्सर छोटे होते हैं, लैंडस्केप को आकार देना जारी रखते हैं। यह एक गतिशील वातावरण है जो पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल से लगातार बदल रहा है। यह एक कच्ची मौलिक जगह है जहां आप ग्रह की हड्डियों को नग्न देख सकते हैं। इस भूविज्ञान को समझना आपको यह समझने में मदद करता है कि डेथ वैली इतनी एक्सट्रीम क्यों है, क्यों यह गर्मी और सूखे के उन रिकॉर्डों को रखती है। यह सब चट्टानों में लिखा है। ठीक है, अब डेथ वैली के मौसम की बात करते हैं। और जब मैं मौसम कहता हूं तो मेरा मतलब ज्यादातर गर्मी से होता है। इस जगह के पास पृथ्वी पर अब तक का सबसे ज्यादा हवा का तापमान दर्ज करने का रिकॉर्ड है। एक दिमाग उड़ाने वाला 56.7 डिग्री सेल्सियस, यानी 134 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे फर्नेस क्रीक में जुलाई 1913 में रिकॉर्ड किया गया था। क्या आप उस तरह की गर्मी की कल्पना भी कर सकते हैं? ये ऐसा है जैसे आप किसी ओवन में चल रहे हों। सिर्फ हवा में सांस लेना भी एक शारीरिक प्रयास जैसा लग सकता है। उन परिस्थितियों में जिंदा रहना एक गंभीर, बहुत गंभीर काम है। तो यहाँ इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? कई कारक मिलकर इस प्राकृतिक भट्टी को बनाते हैं। सबसे पहले, वैली लंबी, संकरी और गहरी है, जिसका फर्श कुछ जगहों पर समुद्र तल से काफी नीचे है। आसपास के ऊंचे पहाड़ गर्म हवा को फंसा लेते हैं, जिससे वह बच नहीं पाती। दूसरा, यहाँ बहुत कम वनस्पति और बहुत सारी नंगी चट्टानें और मिट्टी है, जो सूरज की गर्मी को तेजी से सोख कर विकीर्ण करती है। तीसरा, यह अविश्वसनीय रूप से शुष्क है। सूखी हवा नम हवा की तुलना में बहुत तेजी से गर्म होती है और वाष्पीकरण से ठंडा होने के लिए शायद ही कोई नमी हो। लेकिन सिर्फ दिन का तापमान ही क्रूर नहीं होता। गर्मियों के दौरान रात में तापमान ज्यादा नहीं गिरता। चट्टानें और मिट्टी इतनी गर्मी बनाए रखती हैं कि सूरज ढलने के बाद भी यह अविश्वसनीय रूप से गर्म हो सकता है और तापमान में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, न केवल दिन और रात के बीच, बल्कि गर्मी और सर्दी के बीच भी। सर्दियां वास्तव में काफी सुहावनी हो सकती हैं हल्के दिनों के साथ, लेकिन वे ठंड का तापमान भी ला सकती हैं, खासकर ऊंची जगहों पर। यह चौंकाने वाले विरोधाभासों की भूमि है। और फिर बारिश है, या बल्कि इसकी कमी। डेथ वैली उत्तरी अमेरिका में सबसे सूखी जगह है, जहां साल में औसतन 2 इंच से भी कम बारिश होती है। कुछ साल तो इसे लगभग कुछ भी नहीं मिलता। जब बारिश आती है तो यह अक्सर अचानक हिंसक तूफानों के रूप में आती है। ये खतरनाक फ्लैश फ्लड का कारण बन सकते हैं, क्योंकि कठोर सूखी जमीन पानी को तेजी से सोख नहीं पाती। तो आपके पास अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सूखापन और कभी-कभी हिंसक बाढ़ होती है। ये वैली सच में आप पर सब कुछ फेंक देती है। डेथ वैली में कुछ सचमुच अजीब और अद्भुत प्राकृतिक विशेषताएं भरी पड़ी हैं। उदाहरण के लिए बैडवाटर बेसिन को ही ले लीजिए। ये सिर्फ कोई पुराना नमक का मैदान नहीं है। ये पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु है, जो समुद्र तल से 282 फीट या 86 मीटर नीचे स्थित है। कभी कभी होने वाली बारिश के बाद यहाँ एक अस्थायी झील बन सकती है, लेकिन ये तेजी से सूख जाती है, जिससे मीलों तक फैली सफेद नमक की परत पीछे रह जाती है। यहाँ जो पानी जमा होता है वो अविश्वसनीय रूप से खारा होता है, इसलिए इसका नाम बैडवाटर पड़ा।
एक शुरुआती सर्वेक्षक ने देखा कि उसका खच्चर इसे नहीं पीता था। फिर आपके पास प्रसिद्ध नमक के मैदान खुद हैं, जैसे डेविल्स गोल्फ कोर्स। विश्वास कीजिए, ये गोल्फ के एक आरामदायक राउंड के लिए जगह नहीं है। ये नुकीले, तीखे नमक के क्रिस्टल का एक विशाल क्षेत्र है, जिसे हवा और बारिश ने अजीब असहज आकृतियों में ढाला है। वे कहते हैं कि ऐसी सतह पर सिर्फ शैतान ही गोल्फ खेल सकता है। ये नमक के जमाव प्राचीन झीलों के अवशेष हैं, जो कभी वैली को भरते थे, बहुत पहले, जब ये आज की तरह शुष्क भट्टी नहीं थी। उन पर चलना एक कुरकुरा असली अनुभव है, और रेत के टीलों को कौन भूल सकता है। मेस्किट फ्लैट सैंड ड्यून्स शायद सबसे सुलभ और जाने पहचाने हैं। ये सिर्फ रेत के बेतरतीब ढेर नहीं है, इन्हें हवा ने खूबसूरत बहती हुई आकृतियों में गढ़ा है। तारे के आकार के टीले, अर्धचंद्राकार टीले, रेखीय टीले। ये कुछ जगहों पर 100 फीट तक ऊंचे उठते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इन टीलों पर रोशनी बस जादुई होती है, अविश्वसनीय परछाइयां और बनावट बनाती है। लेकिन वे अकेले टीले नहीं हैं, और भी हैं ज्यादा दूरस्थ, जैसे यूरेका ड्यून्स, जो उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंचे टीलों में से कुछ हैं। शायद डेथ वैली के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रेसट्रैक प्लाया के सेलिंग स्टोन्स थे। दशकों तक लोग इन चट्टानों से हैरान थे, कुछ सैकड़ों पाउंड की, जो सपाट सूखी झील के तल पर अपने आप चलती हुई लगती थीं, अपने पीछे लंबी लकीरें छोड़ जाती थीं। सिद्धांतों में तेज हवा से लेकर एलियन हस्तक्षेप तक शामिल थे। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने आखिरकार इसे सुलझा लिया। पता चला कि सर्दियों की बारिश के बाद बनने वाली पतली बर्फ, हल्की हवाएं और सूरज की रोशनी से बर्फ का पिघलना चट्टानों को चिकनी मिट्टी पर फिसलने की अनुमति देता है। प्रकृति आश्चर्यों से भरी है ना? आप डेथ वैली को देखकर सोच सकते हैं कि यहाँ कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। इतनी गर्मी, पानी की कमी, ये एक बंजर जमीन जैसा दिखता है। लेकिन आप गलत होंगे। जीवन बहुत मजबूत है, अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय। इस सबसे कठोर वातावरण में भी पौधों और जानवरों ने न केवल जिंदा रहने बल्कि फलने फूलने के तरीके खोज लिए हैं। ये विकास की शक्ति का एक सच्चा प्रमाण है। आपको बस यह जानना होगा कि कहां देखना है और क्या देखना है। यह रेगिस्तान गुपचुप तरीके से जीवन से भरा पड़ा है। चलिए पौधों से शुरू करते हैं। आपको क्रियोसोट झाड़ी जैसे कठोर चरित्र दिखेंगे, जिसमें मोमी पत्तियां होती हैं जो पानी के नुकसान को कम करती हैं। खारे इलाकों में उगने वाले पिकल बीड और रेगिस्तानी होली भी हैं। कई रेगिस्तानी पौधों में जमीन के नीचे पानी तक पहुंचने के लिए गहरी जड़ प्रणाली होती है, या वे अपनी पत्तियों और तनों में पानी जमा कर सकते हैं। और अगर आप भाग्यशाली हैं कि किसी दुर्लभ अच्छी बारिश के बाद यहाँ आए, तो आप सुपर ब्लूम देख सकते हैं। रेगिस्तान का फर्श रंगीन जंगली फूलों के कालीन में बदल जाता है। ये एक अविश्वसनीय नजारा है। हर मुश्किल के बावजूद जीवन का एक विस्फोट। और जानवर, वे रेगिस्तानी सर्वाइवल के मास्टर हैं। आपके पास रेगिस्तानी बिगहॉर्न भेड़ें हैं, अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले पर्वतारोही जो बिना पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं। कोयोट फॉक्स और बॉबकैट हैं जो ज्यादातर रात में सक्रिय रहते हैं ताकि सबसे बुरी गर्मी से बच सकें। कंगारू रैट जैसे छोटे जीव अद्भुत हैं। उन्हें अपनी जरूरत का सारा पानी उन बीजों से मिल जाता है जो वे खाते हैं, और उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही छिपकली और सांपों जैसे सरीसृप भी हैं जो शुष्क परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं। और छोटे रेगिस्तानी पपफिश को मत भूलना, जो अलग अलग झरनों में रहते हैं, प्राचीन जलमार्गों के अवशेष हैं। हमें टिम्बिशा शोषोन जनजाति के बारे में भी बात करनी होगी। ये डेथ वैली के मूल मानव निवासी हैं। उनके पूर्वज कम से कम 1000 सालों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, शायद इससे भी ज्यादा समय से। वे वैली को ट्यूम्पीसा कहते हैं, जिसका अर्थ है रॉक पेंट, यहाँ पाए जाने वाले लाल गेरू के बाद। उन्हें इस भूमि की अविश्वसनीय रूप से गहरी समझ है। वे जानते हैं कि पानी, भोजन और आश्रय कहाँ मिलेगा। उनके पारंपरिक ज्ञान और लचीलेपन ने उन्हें ऐसे वातावरण में स्थायी रूप से रहने की अनुमति दी जिसे बाहरी लोगों ने घातक पाया। इस जगह से उनका संबंध गहरा है। तो हम जानते हैं कि डेथ वैली बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, लेकिन यह दुनिया के दूसरे सबसे कठोर रेगिस्तानों के सामने कैसे टिकता है? खैर, ये गर्मी के मामले में निश्चित रूप से एक वर्ल्ड चैंपियन है, जिसके पास सबसे ज्यादा हवा के तापमान का आधिकारिक रिकॉर्ड है। लेकिन सबसे एक्सट्रीम रेगिस्तान के खिताब के लिए और भी दावेदार हैं, जिनमें से हर एक की अपनी खास तरह की कठोरता है। उदाहरण के लिए ईरान में लट डेजर्ट। सैटेलाइट मापों ने वहां सतह का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया है। यह जमीन का तापमान है, ध्यान रहे, जो हवा से कहीं ज्यादा गर्म हो सकता है। फिर चिल्ली, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा रेगिस्तान है।
इस जगह को अक्सर दुनिया का सबसे सूखा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कहा जाता है। अटाकामा के कुछ मौसम स्टेशनों ने कभी कोई बारिश दर्ज नहीं की है। कल्पना कीजिए, ये इतना शुष्क है कि इसका कुछ हिस्सा मंगल की सतह जैसा दिखता है, जबकि डेथ वैली अविश्वसनीय रूप से शुष्क है। अटाकामा शुष्कता को एक नए स्तर पर ले जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां सबसे कठोर जीवन भी पनपने के लिए संघर्ष करता है। हालांकि कुछ खास माइक्रोब्स इसमें कामयाब हो जाते हैं। और निश्चित रूप से अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसका विशाल आकार दिमाग घुमा देने वाला है। ये उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ है। रेत के टीलों, पथरीले पठारों और बंजर मैदानों का एक विशाल विस्तार। सहारा में भी अत्यधिक गर्मी, शक्तिशाली हवाएं और इमेंस शुष्कता का अनुभव होता है। हालांकि डेथ वैली की तरह इसमें सबसे ज्यादा तापमान का रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, लेकिन इसका कुल पैमाना और तीव्र परिस्थितियों की लंबी अवधि इसे किसी भी जीवित चीज के लिए एक दुर्जय वातावरण बनाती है। आखिरकार इनमें से हर रेगिस्तान एक अनोखा और शक्तिशाली प्राकृतिक अजूबा है। डेथ वैली अपने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अत्यधिक शुष्कता और उत्तरी अमेरिका में सबसे निचले बिंदु के रूप में अपनी स्थिति के संयोजन के लिए अलग खड़ा है। ये एक ऐसी जगह है जो जीवन की सहनशीलता की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। इन एक्सट्रीम वातावरणों की खोज हमें अपने गृह, लचीलेपन और प्रकृति की कच्ची शक्ति का सम्मान करने के महत्व के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। वे जंगली, अनछुए और अविश्वसनीय रूप से विनम्र स्थान हैं। सचमुच पृथ्वी के सर्वाइवल